नमस्कार दोस्तों, सेंट पैट्रिक डे पर सब लोग हरा रंग क्यों पहनते हैं? पश्चिम में शराब घर मालिक रात को दुकानें कैसे बंद करते हैं? इंग्लैंड में अखबारों पर स्त्री क्यों फेरी जाती है? हम आज आपको अतीत की कुछ सबसे दिलचस्प परंपराओं और आविष्कारों के बारे में बताने जा रहे हैं और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इनमें से कई आज भी निभाई जा रही हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि फिल्म के किसी कैरेक्टर के घर के बाहर अगर गार्डन में जादुई बौने की मूर्ति लगी हो तो इसका मतलब होता है कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। हाँ, ये देखने में खौफनाक है और हॉरर फिल्मों के लिए एकदम फिट है, लेकिन वो अपने पूर्वजों की तुलना में फिर भी बहुत अच्छे दिखते हैं। कुछ शताब्दियों पहले तक यूरोप के सबसे अमीर लोगों के गार्डन्स में हानि रहित जादुई बौने की मूर्ति के बजाय जिंदा सन्यासियों को रखा जाता था। उन्हें महल के किसी कोने में एकांत झोपड़ी में बसाया जाता था और उन्हें एक जीवित स्मृति चिन्ह के रूप में रखा जाता था। उन्हें अक्सर बोलने की भी छूट नहीं होती थी और केवल बहुत ही दयालु मालिक कभी कभी उन्हें अपने मेहमानों का मनोरंजन करने के लिए बुलाते थे। वैसे क्या आपके दिमाग में कभी आया है कि सांता क्लॉज चिमनी से घरों में प्रवेश क्यों करते हैं? या इतनी शक्तियों से भरा ये बुद्धिमान जादूगर आम आदमियों की तरह दरवाजा खोलकर घर में नहीं जा सकता है? पर यही तो बात है कि वो आम आदमी नहीं है। सांता क्लॉज परियों और चुड़ैलों की ही तरह एक जादुई प्राणी है और लोक कथाओं की माने तो ऐसे प्राणी हमेशा ही चिमनी के जरिए लोगों के घरों में घुसते हैं। इसी वजह से सांता क्लॉज भी इस प्रवेश के तरीके को प्राथमिकता देते हैं। एक ठेठ अमेरिकी रेस्टोरेंट कैसा दिखता है? खैर, पिन अप स्टाइल वाली वेट्रेस एक तरफ, ये रेस्टोरेंट अक्सर ट्रेन के डिब्बे की तरह दिखते हैं, लेकिन क्यों? बहुत आसान है। 20वीं सदी में फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स अक्सर रेल की बोगियों में बनाए जाते थे। ये एक तरह का फूड ट्रक जैसा होता था। ये अच्छा भी दिखता है और कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। ये रेस्टोरेंट किसी भी समय रेल पटरियों पर दूसरे शहर की यात्रा करते थे और जितना संभव हो उतना भूखे अमेरिकन को खाना खिलाते थे। अंत में इन्हें कहीं लाने ले जाने के विचार को छोड़ दिया गया और क्योंकि सारे अमेरिका में पर्याप्त रेस्टोरेंट्स बन गए थे, लेकिन इस ट्रैक की डिजाइन वाले रेस्टोरेंट्स को उस दौर की यादों के तौर पर अभी भी चलाया जा रहा है। ऐसी कौन सी परंपरा है जो हर अंग्रेजी बोलने वाले देश में हैलोवीन का एक जरूरी अंग है? बिल्कुल सही, ट्रिक और ट्रीट। This is awesome. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये परंपरा आई कहां से है और वास्तव में ट्रिक का अर्थ क्या है? कहा जाता है कि कुछ सदियों पहले तक हैलोवीन एक बहुत हिंसक त्योहार हुआ करता था। उस समय बच्चों को कैंडी तो नहीं दी जाती थी, हाँ, लेकिन बर्बरता और क्रूरता से भरी शरारतों की एक अनकही सी परंपरा बनी हुई थी। किशोरों को कुछ भी और सब कुछ करने की अनुमति थी। आजकल यूट्यूब पर प्रैंक करने वाले भी उनके मुकाबले बहुत पीछे हैं, लेकिन पिछली शताब्दी के अंत में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद पुलिस के प्रयासों से अब ये त्योहार सामान्य नागरिकों के लिए सुरक्षित बना दिया गया है। यदि आपने कभी किसी ब्रिटिश कब्रिस्तान की तस्वीरें देखी हो तो आपने शायद एक अजीब बात नोटिस की हो। कुछ कब्रों के ऊपर पिंजरे लगे हुए हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि इसका कारण सुखद नहीं होगा, है ना? हो सकता है कि ये मृतकों को बाहर निकालने से रोकने के लिए लगाए गए हों। क्या सच में यही बात होगी? हमेशा की तरह सच्चाई थोड़ी अलग है और हाँ, ज़ॉम्बीज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है। हुआ ये था कि 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई के लिए मानव शरीरों की बहुत कमी थी, तो कुछ वहशी कब्रों को लूट लेते और शवों को निकालकर मेडिकल स्टूडेंट्स को बेच देते थे। ऐसी घटनाओं का परिणाम ये हुआ कि अमीर लोग अपने नजदीकियों की कब्र पर पिंजरे लगाकर उनकी सुरक्षा करने लगे। क्या आपने कभी स्क्रैबल खेला है? ये ऐसा खेल है जिसमें अंग्रेजी के अक्षर लिखी हुई टाइल्स होती है और उन्हें जोड़कर बोर्ड पर शब्द बनाए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक अक्षर की एक वैल्यू होती है और जब खिलाड़ी कोई शब्द बना लेता है तो सभी शब्दों में लिखी वैल्यूज को जोड़कर खिलाड़ी के खाते में लिख दिया जाता है। लेकिन ये वैल्यूज किस आधार पर निकाली गई है? पता चला है कि इस खेल के आविष्कारक एल्फ्रेड बर्ट्स ने वर्षों तक न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने को पढ़कर अक्षरों का उनकी लोकप्रियता के आधार पर वैल्यू सिस्टम बनाया था। ये बात 1930 की है और आज की मीडिया की भाषा में बहुत बदलाव आ चुका है, लेकिन आज भी उन्हीं का वैल्यू सिस्टम फॉलो किया जाता है। सेंट पैट्रिक्स डे को किस रंग से पहचाना जाता है? जाहिर है हरा, पर यहाँ एक पहेली है। बाइबल में परंपरागत तौर पर ये संत नीले रंग के कपड़े पहने हुए दिखाई देते हैं, तो फिर किस वजह से नीले को हरा किया गया? ये सब 18वीं सदी के आयरिश लोकतांत्रिक आंदोलन के समय हुआ था। आयरिश लोग तब स्वतंत्रता और स्वाधीनता के विचारों से बहुत प्रभावित थे और इसके लिए उन्हें अपना आकर्षक झंडा खुद बनाना था। नीला रंग हटके नहीं था क्योंकि वो फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के झंडे में मौजूद था। दूसरी ओर हरा रंग एक विशिष्ट आयरिश पहचान के लिए सही विकल्प लग रहा था। यही वो कारण है जिसकी वजह से हरे रंग को चुन लिया गया और अब न सिर्फ सेंट पैट्रिक डे बल्कि किसी भी छुट्टी के दिन की कल्पना हरे रंग के बिना असंभव है।
प्राचीन बेबीलोन में बादलों के आकार से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता था, जबकि हम इसी काम के लिए आजकल अपना फोन इस्तेमाल करते हैं। और अमेरिका में मौसम के हाल का पता लगाया जाता है 2 फरवरी को ग्राउंड हॉक के संभावित व्यवहार के आधार पर। Ladies and gentlemen, Punxsutawney Phil! वैसे ये अजीब परंपरा आई कहां से है? पता चला है कि इस परंपरा की जड़ें प्राचीन रोम के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। वहां पर भी बसंत ऋतु के आगमन की भविष्यवाणी इसी तरह की जाती थी। वहां ग्राउंड हॉक की बजाय साही का उपयोग किया जाता था और मध्य युगीन जर्मनी में यही काम बिज्जू से करवाया जाता था। वैसे वो जर्मन ही थे जो इस परंपरा को अमेरिका लेकर आए, लेकिन अमेरिका में ना तो साही थे और ना ही बिज्जू। लोगों ने ग्राउंड हॉक को चुनकर उसे मौसम विज्ञानी होने का अवसर दे दिया और आज भी परंपरा निभाई जाती है। क्या सच में ये सज्जन न्यूज़पेपर पर स्त्री मारने वाले हैं? What? यदि आप यही सवाल इंग्लैंड में अभिजात वर्ग की पार्टी में किसी से पूछेंगे तो आपको अजीब नजरों से देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि कुछ 100 साल पहले सभी अमीर परिवारों के बटलर ऐसा करते थे और ये पेपर में पड़ी क्रीज को मिटाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए किया जाता था कि उस समय स्याही को सूखने में लंबा समय लगता था और अमीर लोग नहीं चाहते थे कि पेपर पढ़ते समय उनके हाथ गंदे हों। इसलिए इस्त्री करके बटलर स्याही पहले ही सुखा देते थे। यदि बच्चों और कैंडी के बिना हैलोवीन की कल्पना करना कठिन है, तो जैक ओ लैंटर्न्स के बिना इसकी कल्पना एकदम असंभव है। लेकिन ये नक्काशी किए हुए कद्दू हमेशा से इस उत्सव का हिस्सा नहीं थे। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी तक आयरलैंड के निवासी, जहां इस परंपरा की उत्पत्ति हुई थी, वहां शलजम से लैंटर्न बनाना पसंद करते थे और उन्हें आज की तुलना में कहीं अधिक डरावने रूप में बनाया जाता था। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए घर के पास लैंटर्न रखने की उस समय परंपरा थी और जब ये परंपरा अमेरिका में आई तो शलजम की जगह कद्दू इस्तेमाल किए जाने लगे, वो भी सिर्फ इसलिए कि कद्दू सस्ते होते हैं। आजकल के फैशन विशेषज्ञ सोचते हैं कि पोलो शर्ट के कॉलर को खड़ा रखना गलत है, लेकिन इसे बनाने वालों की सोच ऐसी नहीं थी। वास्तव में तो उन्हें बनाया ही इसी उद्देश्य के लिए था। आप जानते तो है ना कि पोलो शर्ट्स का आविष्कार गोल्फ खेलने वालों के लिए किया गया था, है ना? कॉलर को विशेष तौर पर गोल्फर्स की गर्दन को चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। अगर थॉमस एडिसन ना होते तो हम शायद एक अलग ही दुनिया में रह रहे होते। उदाहरण के लिए बिना टैटू वाली दुनिया में। क्या? जी हाँ, इस महान वैज्ञानिक ने न सिर्फ लाइट बल्ब और फोटोग्राफ का आविष्कार किया, बल्कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनाने के लिए एक इलेक्ट्रिक पेन का भी लगभग आविष्कार कर लिया था। उनके इस आविष्कार को ही आधार बनाकर 20 साल के बाद सैमुअल ओ रेली ने फिर दुनिया की पहली टैटू मशीन का आविष्कार किया था। देखने में लग रहा है कि दीवार में ये छेद सिर्फ एक आम मेल बॉक्स है, पर नहीं। दरअसल आपके सामने एक तथाकथित मिल्क डोर है जो एक सदी पहले अमेरिका के लगभग हर घर में देखा जाता था। हर सुबह किसान अपनी ताजा उपज जैसे दूध, अंडे और ब्रेड सभी के घरों में बने इन मिल्क डोर्स में रखते थे। एक ऑथेंटिक पश्चिमी शराब घर में क्या होना चाहिए? बेशक फेमस बैटविंग दरवाजे। ये व्यवहारिक होने के साथ ही उपयोगी भी हैं, क्योंकि ये सिगरेट के धुएं से भरे कमरों के वेंटिलेटर के तौर पर काम करते हैं। साथ ही साथ जब आपके हाथों में बहुत सारा सामान हो तो उन्हें खोलने की भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसके बारे में अगर गहराई से सोचें तो इसमें एक बात साफ नहीं है, इनके मालिक इन्हें रात में लॉक कैसे करते थे? जवाब एकदम आसान है। इन झूलते बैटविंग दरवाजों के अलावा पारंपरिक दरवाजे भी लगाए जाते थे। क्या आपने कभी गौर किया है कि प्रदर्शनियों में कैरन को विशेष टर्न टेबल्स पर पार्क किया जाता है, जो कैरन को धीरे धीरे घुमाते हैं किसी विनाइल रिकॉर्ड की तरह? आप आज भी ऐसे टर्न टेबल्स करोड़पतियों के गैराज में देख सकते हैं। इनका उद्देश्य सरल होने के साथ ही व्यवहारिक भी है, पार्किंग प्रोसेस को आसान बनाना। लेकिन ये टर्न टेबल्स कैरन के आविष्कार से बहुत पहले बना लिए गए थे और उनका उपयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था, लोकोमोटिव को घुमाने के लिए। यदि आप कुछ शताब्दियों पहले अमेरिका में रहते होते और यदि एक फायर स्टेशन का दौरा करते तो आप एक अजीब बात नोटिस करते। उस दौर में वहां काम करने वाले सभी पुरुषों की मोटी मोटी मूछें होती थी। ये बस एक फैशन चॉइस थी या संयोग? मालूम पड़ा है कि उस समय के फायरमैन के पास गैस मास्क नहीं होते थे और चेहरे की मूछें अगर आग से लड़ने के पहले गीली कर ली जाए तो वो जहरीले धुएं के खिलाफ एक फिल्टर की तरह काम करती है। कुछ फायरमैन आज भी इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। ब्रिटेन के पब्स को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इन पब्स की एक बड़ी ही रोचक विशेषता है सचित्र साइन बोर्ड। आज ब्रिटेन में इन पब्स की संख्या 50,000 के करीब है। वैसे इन साइन बोर्ड्स को सचित्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्रिटेन में सबसे पहले शराब पीने के पब्स 12वीं शताब्दी में बने थे और उस समय के बहुत से ग्राहक अनपढ़ होते थे। इसलिए इन सचित्र साइन बोर्ड्स का इस्तेमाल ऐसे ग्राहकों को ये बताने के लिए किया जाता था कि यहाँ पर बैठकर पीने की व्यवस्था है। सौभाग्य से अब साक्षरता की स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार आ गया है, लेकिन वो परंपरा अभी भी चल रही है।
क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अंग्रेजी अदालतों में अधिकारी हमेशा विग पहनते हैं? पता चला है कि ये परंपरा 17वीं शताब्दी की है। मूल रूप से ये विग न्यायाधीशों और वकीलों को अपनी पहचान छिपाए रखने के लिए पहनने की अनुमति दी जाती थी, ताकि अपराधी या कोई रिश्तेदार उनसे बदला लेना चाहे तो आसानी से पहचान न सके। आज ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और कानूनी रूप से भी कोई बाध्यता नहीं है, परंतु इस परंपरा को अतीत के सम्मान के रूप में आज भी निभाया जा रहा है। जरा इन टायर्स पर नजर डालिए। क्या आप विश्वास करेंगे कि ये 21वीं सदी में नहीं बने हैं? हैरानी की बात यह है कि अमेरिकन कंपनी गुडियर ने इन्हें 1960 के दशक में ही बना लिया था। कंपनी के केमिस्टों ने एक विशेष पारभासी रबर कंपाउंड से ये टायर बनाए थे। अतिरिक्त प्रभाव के लिए कंपाउंड में रंग मिलाकर इन्हें चमकदार भी बनाया गया था। है ना ये एक जबरदस्त आइडिया? कोई आश्चर्य नहीं है कि ये इतने प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ये टायर कभी बिक नहीं पाए। सड़क पर इन टायरों ने प्रदर्शनियों के मुकाबले बहुत खराब प्रदर्शन किया। क्या है ये? कोई मॉडर्न आर्ट होगा या ईंटों से बना स्मारक है? आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये असल में ताइवान का लाउड स्पीकर है। ये लगभग 3 मंजिल लंबा है और इसके अंदर 50 लाउड स्पीकर हैं। इनका उपयोग संगीत बजाने और देशभक्ति के नारे लगाने के लिए किया जाता था।